की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र का। आज 8वां दिन है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 6 नए बिल आज पेश कर सकती है। एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 भी बदला जा सकता है। सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। तो संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आपको बता दें कि आज केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। इसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 बदला जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष आज फिर अग्निवीर, नीट विवाद और रेल हादसों पर घेर सकता है। तो लगातार पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें, जब से संसद की कार्यवाही जारी है, विपक्ष यहां पर ताबड़तोड़ हमले सरकार पर कर रहा है। चाहे वो नीट विवाद को लेकर के हो, रेल हादसों को लेकर के हो, अग्निवीर योजना को लेकर के हो। इसके साथ ही जो ताजा मामला देश की राजधानी दिल्ली में 3 छात्रों की मौत का सामने आया है, इसको लेकर के भी संसद लगातार गरमाता हुआ नजर आया है। और आज हालांकि बताया जा रहा है कि 6 नए बिल पेश हो सकते हैं। कई जो बिल हैं उनमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 ये बदला जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष आज एक बार फिर से अग्निवीर योजना, नीट विवाद और रेल हादसों पर सरकार को जमकर घेर सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल की आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होगी। कोर्ट ने ईडी केस में न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेजा था। तो दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया था। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी के सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद सबूत मिले हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद जवाब देने के लिए सामने आए। एजेंसी ने कहा कि 1 महीने में हमने जांच पूरी की और आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन इससे उन्हें जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता है। तो आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अहम दिन, चूंकि 31 जुलाई तक के लिए उनको हिरासत में भेजा गया था और आज एक बार फिर से पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। हालांकि लगातार इस बात की यहाँ पर घोषणा की जा रही है, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा शराब घोटाला किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी के सूत्रधार भी बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई सबूत भी मिले हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद जवाब देने के लिए सामने भी आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आईएएस कोचिंग हादसे की आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि याचिका में जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग की गई है। जस्टिस मनमोहन तुषार राव की पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि कुटुंब नामक संगठन ने इसमें याचिका दायर की है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर के लगातार कई बड़े खुलासे भी आ रहे हैं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं, लेकिन वहीं बेहद महत्वपूर्ण अब ये भी हो जाता है कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका में जांच के लिए एक पैनल गठित करने की मांग की गई है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से इन 3 छात्रों की जान चली गई है, उसके बाद से ही छात्रों में बेहद आक्रोश है और उनका ये कहना है कि पढ़ाई तो अब बाद में होगी, पहले हमें इंसाफ चाहिए। तो जस्टिस मनमोहन तुषार राव की पीठ आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। कुटुंब नामक संगठन ने याचिका दायर की है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कई खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि राव कोचिंग सेंटर ने
ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक किया है। इसके साथ ही संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के राउस आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर के कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसमें हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गिडेला की पीठ इसमें सुनवाई करेगी। कुटुंब नामक संगठन ने ये जनहित याचिका दायर की है, तो वहीं राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की मौत के मामले में ये खुलासा हुआ है कि इस संस्थान में ही ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में ये तथ्य भी सामने आए हैं कि संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केरल के वायनाड में कुदरत का कहर। वायनाड में लैंडस्लाइड से 151 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि साथ ही कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है। लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, जहां रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए, जिसमें मुड़क्कई, चुरलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा के घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। लैंडस्लाइड से हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हादसे में अब तक 151 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं और सैकड़ों लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका के चलते मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। वायनाड में भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल सरकार ने वायनाड हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त सैनिक, मशीनें, डॉग स्क्वाड और अन्य आवश्यक राहत सामग्री को त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु और दिल्ली से सेवा विमानों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात कर भूस्खलन प्रभावित वायनाड में सेना द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। अभी हम लोग रेस्क्यू 10 मिनट के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक चौरमाला रिवर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके उसके इस साइड में जो है मुंडकई विलेज है, वहाँ पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहाँ से विक्टिम्स, जो इंज्योर्ड विक्टिम्स है, उसको निकाला गया है। अभी अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम को भेज रहे हैं। कल रात में जो है हमारी टीम जो है 70 लोगों को रेस्क्यू किया है रोप से। रात के 10 बजे तक हमारी ऑपरेशन चली है। उसके बाद वेदर और रेनफॉल के कारण हम लोगों ने रोका है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अभी हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं। जो डेथ का जो हमने जो डेड बॉडीज निकाला है वो हमारा फिगर 21 का है। और भी टीम काम कर रही है, उससे जो मिला होगा वो हम नहीं बता सकते। हमारे तरफ से जो कैजुअलिटीज है, जो हमारी जानकारी है, उसके हिसाब से 21। इसका उस साइड में अप्रोचिंग अच्छा है, बस क्रॉस करने का दिक्कत है। कल शाम में उधर फूड वगैरह चला गया। उस साइड में एक रिसोर्ट है और एक मस्जिद है जिसमें कुछ लोगों को शेल्टर किया गया है। ऑफ कोर्स चूंकि रेनफॉल अलर्ट्स है तो बारिश अभी चल हो रही है। बारिश का इंटेंसिटी हाई होगा तो डेंजर हो सकता है, वाटर करंट बढ़ जाएगा, वाटर का कैपेसिटी बढ़ेगा, तो चांसेस आर देयर बिकॉज स्टिल इट इज इन रेड अलर्ट। ये नहीं कह सकते हैं, बट 2 से 3 दिन तो चलेगा। देश के पश्चिमी दक्षिणी राज्य में मौसम का तांडव। गुजरात समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि
लगातार भारी बारिश के चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मानसूनी बारिश के रूप में आसमान से बरसती आफत से अभी राहत भी नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य से लेकर पूर्वोत्तर और साथ ही दक्षिण भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 4 से 5 दिन अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर के रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने से तोश नाले में अचानक बाढ़ आई। पैदल पार करने वाले एक पुल, दुकानें और शराब के ठेके बह गए। वहीं मणिपुर और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड में एक महिला और उसके नवजात बेटे समेत 5 लोगों की जान चली गई। आईएमडी ने मध्य महाराष्ट्र में 1 से 3 अगस्त और साथ ही तटीय कर्नाटक में 31 जुलाई यानी कि आज से 1 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है, जिसको लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोंकण और गोवा में 3 अगस्त, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1 से 3 अगस्त, उत्तराखंड में 1 अगस्त, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने जीतन राम मांझी ने संसद में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य पर कहा, उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। 73% लोगों के लिए ये बजट है। जब हम एमएसएमई विभाग देखते हैं तो करीब 25 लाख लोगों को हमारे विभाग में रोजगार मिला है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ये बजट अमृत की तरह आया है। उन्हें विकास नहीं दिखता है, उन्होंने खुद विकास नहीं किया है, तो उन्हें लगता है कि दूसरों को भी विकास नहीं करना चाहिए। ये बजट समझिए कि देखिए, ये कहना उनका सर्वथा गलत है। 73% लोग के लिए ही ये बजट है। खास करके जब हम एमएसएमई विभाग देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो रोजगार देने की बात आई है तो करीब करीब 25 लाख आदमी का तो सिर्फ हमारे विभाग में ये हुआ है एम्प्लॉयमेंट। और उसी प्रकार से अन्य तरह का काम, और खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश, ये सब के लिए तो ये बजट समझिए कि अमृत के रूप में आया है। अब उनको नहीं दिखता है, नहीं चाहते हैं विकास, अपने नहीं किए हैं तो सोचते हो कि दूसरा भी नहीं करेगा, किया है। विश्वास रखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है और बढ़ेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग फाइनल में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन मनु भाकर ने अपनी इस जीत का श्रेय जिसको दिया, उससे उस लिबरल कुनबे में आग लग सकती है। जीत के बाद मनु भाकर ने खुलासा किया कि कैसे भगवान कृष्ण और भगवत गीता की शिक्षाओं ने उन्हें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग फाइनल में कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने में मदद की है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जिन्होंने बीते रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद आज पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजीत सिंह के साथ मिलकर फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी मनु भाकर ने अपनी इस जीत का श्रेय जिसको दिया, उससे उस लिबरल कुनबे में आग लग सकती है जो हिंदू देवताओं और उनकी बातों को काल्पनिक बताते हैं और पूरे विश्व में हिंदू विरोधी एजेंडा चलाते हैं। ऐसे वामपंथी और हिंदू विरोधियों के मुंह पर मनु भाकर का ये बयान किसी तमाचे से कम नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं गीता पढ़ती हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो ये था कि जो करना है वो करो, परिणाम की चिंता मत करो। किस्मत को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक वैसे ही मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि बस अपना कर्म करो, नतीजे की परिणाम की फिक्र मत करो।
मनु भाकर ने ये बातें तब कही जब उनसे उनकी सफलता के इस राज के बारे में पूछा गया, जिसमें हरियाणा की इस बेटी ने भारत के उस ग्रंथ का जिक्र किया जिसकी बातें आज भी प्रासंगिक है। मनु भाकर ने अपने कथन में श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 47वें श्लोक का जिक्र किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने की सीख देते हैं। और ये वही भागवत है जो तब के महाभारत से लेकर आज के भारत तक लोगों का मार्ग प्रशस्त करती आई है। सिर्फ भारत ही नहीं, इसके अध्ययन का असर आज देश विदेश के लोगों पर भी साफ देखने को मिलता है और इसका असर साफ नजर आता है। लेकिन आज भारत में रहकर भारतीय संस्कृति की आलोचना करने वाला और विदेशी खर्चों पर पलने वाला वामपंथी वर्ग श्रीमद् भागवत गीता की इस गरिमा को नहीं समझ सकते, क्योंकि इसे पढ़ने वाला धर्म के नाम पर किसी देश में आतंक नहीं फैलाता और न ही इंसान को इंसान से अलग करने का षड्यंत्र रचता है, बल्कि ये वो सार है जो मानव को मानव से जोड़ता है। यही कारण है कि गीता पढ़ने वाले देश दुनिया में अपना नाम करते हैं और वामपंथ की लाल किताब पढ़ने वाले अपने ही देश में किसी बोझ से कम नहीं होते। और ऐसे में सुदर्शन न्यूज भारत के सभी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता को अनिवार्य करने की मांग करता है, ताकि आने वाले समय में भारत का बच्चा बच्चा मनु भाकर की तरह भारत का नाम दुनिया में रोशन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हरे कृष्णा। मैं मनु भाकर जी को हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश भारत के लिए उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं शूटिंग में। और मुझे इससे भी ज्यादा हर्ष इस बात का हुआ कि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया है श्रीमद् भगवद गीता को। वो रिकॉल करती हैं किस प्रकार से अर्जुन ने जब तोते की आंख के ऊपर निशान लगाया था तो उनको और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ तोते की आंख दिख रही थी। इससे उन्होंने इंस्पिरेशन ली अर्जुन से और साथ ही भगवद गीता की शिक्षाओं से। मुझको सुनने में आया कि वो जब भी कभी जाती हैं किसी भी शूटिंग कंपटीशन में तो उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती हैं। दिस इज रियली इनक्रेडिबल। और कहीं ना कहीं दिखाता है दैट हाउ मच शी इज फोकस्ड। और भगवद गीता के अंदर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि चैप्टर 2 वर्स नंबर 41 के अंदर आता है कि किस प्रकार से जिसकी बुद्धि मल्टी ब्रांच है ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। और 2.41 का ये जो श्लोक है इस प्रकार से है, विरस्यात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। तो अगर जिसकी 1 पॉइंटेड बुद्धि है ऐसा व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन बहुशाखा हनंतश्च, लेकिन जिसकी बुद्धि बहुशाखा है ऐसा व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं 1 पॉइंटेड फोकस नजर आता है मनु जी के स्वभाव के अंदर। इसके अलावा 2.44 भी है जहां भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग ऐश्वर्य से बड़ा लिप्त है ऐसा व्यक्ति भी फोकस नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए मनु जी से कि अगर आप भोग ऐश्वर्य से बड़े लिप्त हो जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यू वुड बी लूजिंग फोकस। तो इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी सफलता पे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल साइड सबके सामने रखी, क्योंकि अक्सर लोग अपनी स्पिरिचुअल साइड को, अपने आध्यात्मिक जो उनका लाइफस्टाइल है उसको छुपाते हैं कि दुनिया को क्या बताना जी, लोग मजाक उड़ाएंगे। पर मनु जी ने अपनी इस बात को सबके सामने रखा कि मैं भगवद गीता की स्टूडेंट हूँ, उसको पढ़ करके जाती हूँ, इंस्पिरेशन लेती हूँ और फिर अचूक निशाना मारती हूँ। तो हृदय से एक बार फिर से उनको शुभकामनाएं, सफलताएं इस तरह से उनको मिलती रहें और भगवद गीता की कृपा भी उन पर हमेशा बनी रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।